तो हम लोग मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहे थे। उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी धातुओं के भौतिक गुण, फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हमने बात की थी कि इसकी किस भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं मेटल। अगर हम पारे मरकरी को छोड़ दें तो बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और ये सामान्यतः बहुत हार्ड होते हैं, बहुत अधिक कठोर होते हैं। कुछ मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह अगर छोड़ दें तो बाकी सभी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मेटल्स जो होते हैं उनके तार बनाए जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं तन्यता का गुण। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, मतलब उनसे तार बनाए जा सकते हैं। हम देखते हैं कॉपर के, एल्युमिनियम वगैरह के तार बने होते हैं, और लगभग सभी मेटल्स के तार बनाए जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को तन्यता इंग्लिश में कहते हैं, दे आर डक्टाइल। और अगर हम बात करें कि सभी मेटल्स के तार बन सकते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा अमाउंट में होती है। जैसे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का बहुत डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसी तरीके से इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातुएं जो होती हैं वो मेलेबल होती हैं, मतलब इनको अगर हम इन पर आघात करें, अगर इनको हथौड़े से पीटें तो ये शीट में बदल जाती हैं। इसका मतलब मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो ये प्रॉपर्टी भी मेटल्स में होती है, और ये प्रॉपर्टी भी गोल्ड में सबसे ज़्यादा होती है। ये देखा गया है कि हम 20 अगर गोल्ड की शीट्स को अगर मिला दें तो उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मोटी हम इसकी चादर बना सकते हैं। इसी तरीके से इसको यह गुण होता है, सभी मेटल्स में कंडक्टिविटी होती है, या ये बिजली को या हीट को कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी मेटल्स हैं, इवन पारा लिक्विड स्टेट में होता है, सभी इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करते हैं। और हीट को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है इन मेटल्स की वो अलग अलग होती है। जैसे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर, चांदी में। इसके बाद होती है कॉपर, फिर गोल्ड, एल्युमिनियम, ये ऑर्डर है। तो वायर वगैरह ज़्यादातर कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह के बनाए जाते हैं। गोल्ड कॉपर के बनाए तो और अच्छा होगा, लेकिन ये आर्थिक मुद्दा है इसमें। तो हम उनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये ऑर्डर है, तो हम कॉपर और एल्युमिनियम के बनाते हैं। सभी मेटल में ये गुण होता है। फिर अगर हम बात करें घनत्व की, तो मेटल्स क्योंकि ठोस होते हैं और कठोर होते हैं तो इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। कुछ मेटल्स को छोड़ के, जैसे सोडियम मेटल है, पोटेशियम, इनको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जो मेटल हैं वो बहुत की डेंसिटी हाई होती है और ग्रेविटी भी हाई होती है। मेटल्स में एक चमक होती है जिसको धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। मेटल्स के इन्हीं गुणों के कारण मेटल्स के आभूषण बनाए जाते हैं। आपने देखा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनके आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि इनमें लस्टर होती है, एक चमक होती है स्पेशल। इसके बाद इसमें होता है गुण धात्विक ध्वनि भी होती है। मेटल्स को अगर बजाया जाए किसी अदर मेटल से तो उसमें एक साउंड आती है, वो और चीज़ों में ऐसी साउंड नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं मेटेलिक साउंड या सोनरिटी का गुण होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स कौन? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल है। इन लोगों में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। अभी तक हमने भौतिक गुणों की बात की है। तो मेटल्स जो हैं उसमें तन्यता का गुण होता है, मतलब डक्टिलिटी शो करते हैं। कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ये मेलेबल होते हैं, मतलब उनकी शीट बनाई जा सकती हैं। ठोस अवस्था में होते हैं, अगर पारे को छोड़ दें तो बाकी सभी ठोस अवस्था में होते हैं। और ये इनमें मेटेलिक लस्टर होती है, एक चमक होती है, एक ध्वनि होती है। तो
तो ये कुछ प्रॉपर्टी है मेटल की। अब सभी भौतिक गुण की बात की हमने। भौतिक गुण मतलब जब ये प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया जाता है तो हमें मेटल्स में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाना होता है। अब हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों की। मेटल्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम को अगर हम एयर में छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड जो है अगर इसको हम वाटर में ऐड कर दें Na2O को, तो इससे जो सोल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा सोल्यूशन? अगर हम NaOH सोडियम ऑक्साइड में जल मिला दें तो उससे पदार्थ बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी प्रकृति क्षारीय है। हम जानते हैं ये बेस होता है। इसलिए जब भी मेटल कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है, और उस मेटल ऑक्साइड की जो प्रकृति है, वो नेचर जो है वो बेसिक होता है। कुछ ऑक्साइड अगर हम छोड़ दें, जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, जैसे Al2O3 है, ये सारे ऑक्साइड जो हैं ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक, ये एम्फोटेरिक कहे जाते हैं, उभयधर्मी होते हैं। मतलब इनमें एसिडिक गुण भी है और बेसिक। अगर इनको एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस की तरह काम करेंगे, अगर बेस से कराएंगे तो एसिड की तरह काम करेंगे, तो इनको उभयधर्मी कहा जाता है। अब मेटल, कुछ मेटल तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कर लेते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। कुछ मेटल को हीट करना पड़ता है एयर में, तब वो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को से अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो हमें हीट देना पड़ेगा, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, और जब हीट देंगे तो वो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। तो इससे हम उनकी रिएक्टिविटी पता कर लेते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। इसके बाद हम बात करते हैं जल से अभिक्रिया। धातुएं जो हैं जो जल से भी अभिक्रिया करती हैं। कुछ मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो ऐसे ही रिएक्शन कर लेती हैं, अगर उनको वाटर में डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो वो रिएक्शन कर लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम मेटल को या पोटेशियम मेटल को हम वाटर में ऐड करें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल, H2, और बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। इसी तरीके से पोटेशियम की भी रिएक्शन होगी। इसके अलावा जो बाकी मेटल्स हैं जो कम रिएक्टिव हैं, जैसे आयरन है, आयरन में अगर हम वाटर ऐड करें तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर हम आयरन को हीट कर दें और फिर उसमें वाटर ऐड किया जाए तो आप देखते हो कि गैस इवॉल्व होती है उसमें। तो मेटल्स जब भी कोई एक्टिव मेटल जल से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, बेस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और बहुत अमाउंट में हीट निकालती है। और जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नॉर्मल वाटर से ही रिएक्शन कर लेते हैं, और जो कम रिएक्टिव हैं तो वाटर को हीट करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। अब यहीं पर एक चीज़ देखा होगा, अगर हम सोडियम को वाटर में ऐड कर दें तो उसमें आप देखेंगे वाटर में फायर जनरेट हो जाती है।
सोडियम कैचेस फायर इन वाटर। ऐसा क्यों होता है, सबने देखा भी होगा अपने छोटे क्लासेस में, और ये भी देखा होगा कि सुना भी होगा, नहीं देखा है। तो ऐसा क्या होता है कि सोडियम को अगर वाटर में ऐड करें तो उसमें फायर प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि फायर जनरेट कैसे होती है। फायर जनरेट होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो फ्यूल होना चाहिए, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन भी हो, और तीसरी चीज़ होती है ज्वलन ताप। इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। अगर ये तीनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी फायर जनरेट नहीं होगी। तो सोडियम को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि वाटर में हमें फायर दिखाई देती है। तो इससे हमें सब रिएक्शन से हम समझ सकते हैं, सोडियम की रिएक्शन जब वाटर से कराई जाती है तो NaOH एक बेस, H2 हाइड्रोजन गैस, और बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, एक हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन गैस जो कि बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो फ्यूल हो गया ये। ऑक्सीजन है ही एटमॉस्फेयर में, एयर है तो उसमें ऑक्सीजन है, और इग्निशन टेम्परेचर के लिए हीट इवॉल्व होती है। तो तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, हीट भी है, इग्निशन टेम्परेचर इसको कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्सीजन एयर में है, और ईंधन हाइड्रोजन गैस। जब तीनों का चीज़ें मिल जाती हैं तो फायर जनरेट होती है। तो इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। इसी तरीके से जब हमें आग को ख़त्म करना हो, बुझाना हो, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज़ हम हटा लेते हैं। या तो हम ऑक्सीजन को हटा दें, जैसे कम्बल डाल दिया जाता है या रेत डाल दी जाती है आग जहाँ जल रही होती है। दूसरा ज्वलन ताप, हम पानी डाल देते हैं फ्यूल पर तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, या हम फ्यूल को हटा लें। इन्हीं तीनों चीज़ों को कोई एक चीज़ अगर हम हटा लें तो आग ख़त्म हो जाती है, और अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो फायर बनेगी। तो हम समझा सकते हैं कि सोडियम मेटल को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो आग कैसे प्रोड्यूस होती है। पोटेशियम के साथ भी यही होता है, इसीलिए सोडियम पोटेशियम मेटल को ओपन नहीं छोड़ा जाता है। उनको हम इस तरीके से रखते हैं कि ये तीनों चीज़ें पहली चीज़ मॉइस्चर नहीं आनी चाहिए उसके कांटेक्ट में, सोडियम पोटेशियम के एयर नहीं आनी चाहिए। अगर हम एयर आ जाएंगे तो सोडियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, तो सोडियम नहीं रहेगा फिर। अब अगर वाटर मिल गया तो ये फायर जनरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है। दूसरा है, नेक्स्ट रिएक्शन है अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो भी धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये बहुत सारे अम्ल हैं। तो अब क्या होगा कि जो भी एक्टिव मेटल हैं, एक्टिव मेटल पे हम बार बार नाम लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब एक्टिव मेटल का, जिंक। तो ये इनको अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब डाइल्यूट एसिड या तनु अम्ल क्या होता है, अम्ल में जब वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो और अम्ल कम मात्रा में हो तो हम उसको बोलते हैं तनु अम्ल या डाइल्यूट अम्ल। तो अगर तनु अम्ल में कोई भी एक्टिव मेटल ऐड कर दी जाए तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे एक रिएक्शन है, जिंक धातु है, इसको हमने डाइल्यूट HCl, कोई और भी अम्ल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, इसको आप घर पर भी देख सकते हैं। एसिटिक विनेगर लें और उसमें जो बैटरी होती है सेल,
उसमें जिंक मेटल होती है, उसका अगर उसमें टुकड़ा ऐड करें तो आपको बबल दिखाई देंगे उसमें सोल्यूशन में, तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो एक्टिव मेटल जब भी किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट, जैसे ZnCl2 एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो एक्टिव मेटल्स के लिए है। यहीं पर अगर हम कॉपर मेटल लें, सिल्वर, गोल्ड लें, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अभी हम लोगों ने पहले मेटल्स की भौतिक गुण, जिसमें हमने उनकी भौतिक अवस्था, तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता, धात्विक चमक और धात्विक ध्वनि, इसके बारे में जाना। उसके बाद उनकी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। और वो ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय होते हैं। और फिर देखा कि ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमने देखा कि बेस बनता है और हाइड्रोजन गैस निकली थी। इसी तरीके से अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अभी हम लोगों ने धातुओं के गुणों के बारे में जान लिया, उनकी भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ ली। अब हम अधातु के बारे में भी जान लेंगे और उनमें अंतर क्या होता है। अब जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी धातु की, अधातु की इनसे डिफरेंट होती हैं। जैसे पहले प्रॉपर्टी की हम बात करें भौतिक अवस्था, तो अभी हमने बात की है कि धातु जो हैं वो पारे को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के सारे धातु सॉलिड स्टेट में होते हैं। जबकि अधातु हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, गैस भी होंगे। सॉलिड में जैसे सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है, ये नॉन मेटल है, तो ये सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड ब्रोमीन, लिक्विड होता है ब्रोमीन, और गैस फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस हैं। तो अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो सारे सॉलिड, सारी धातुएं केवल पारे को छोड़ के सॉलिड स्टेट में, और वो सॉलिड जो होते हैं वो कठोर सॉलिड होते हैं। उधर जो होते हैं अधातु, वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, हमने देखा था कि जो धातु होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब उनके शीट्स बनाए जा सकते हैं। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, अगर उनको आप पीटेंगे हथौड़े से तो वो भुरभुरे होते हैं, टूट जाएंगे। सल्फ़र है, कार्बन है, इनको आप देखें तो शीट्स नहीं बनाई जा सकती। फिर है तन्यता का गुण, तार बनाए जा सकते हैं मेटल्स के, बनाए जाते हैं सभी मेटल्स के लगभग, जबकि अधातुओं को ऐसा पॉसिबल नहीं है। और प्रॉपर्टी है घनत्व तथा गलनांक, क्योंकि धातु जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, तो उनका गलनांक और ग्रेविटी हाई होती है। बहुत हाई टेम्परेचर देने पर ही ये मेल्ट होते हैं और भारी भी होते हैं, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। चमक, मेटेलिक लस्टर होती है मेटल्स में। नॉन मेटल्स में अगर हम कार्बन की बात छोड़ दें, कार्बन, आयोडीन, कार्बन में जो ग्रेफाइट है और डायमंड, इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, आयोडीन में भी होती है। अगर इनको छोड़ दें, बाकी नॉन मेटल्स में ये शाइनिंग, ये जो लस्टर होती है, नहीं पाई जाती, जबकि मेटल्स में ये होती है। कंडक्टिविटी की बात करें, चालकता, मेटल्स, सारे मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट करते हैं, जबकि अधातु में ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप है, वो तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बाकी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ध्वनि, मेटल की जो साउंड होती है, ऐसी कोई साउंड, स्पेसिफिक साउंड नहीं होती है नॉन मेटल में। तो ये भौतिक गुणों की बात की है। अब हम बात करते हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण में देखें तो अभी हमने देखा था कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते थे, जैसे Na2O, K2O, Al2O3, जहाँ जो मैं लिखे थे वो क्षारीय होते हैं। जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो CO2 बनता है। CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे? CO2 को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, कोल्ड ड्रिंक, उसमें यही एसिड होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व की जाती है अंडर हाई प्रेशर, तो ये कार्बोनिक एसिड ही उसमें बनता है। ऐसे SO2, सल्फ़र की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो SO2 बनेगा, तो SO2 भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो डिफरेंस, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड हैं, जैसे मेटल के ऑक्साइड हम देखे थे, एल्युमिनियम का ऑक्साइड था, टिन का, जिंक था, ये उभयधर्मी थे, एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक दोनों नेचर। ऐसे इधर एक ऑक्साइड होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्साइड हम कह सकते हैं H2O, और CO काहे का ऑक्साइड है? कार्बन का। ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक या बेसिक नहीं होती है। तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है इनकी। अब बात करें हैं अम्ल के साथ अपक्रिया। एसिड अम्ल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस भी करते हैं। हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन हम बात कर सकते हैं। मिश्र धातु, जो मेटल्स होते हैं, एक मेटल्स को जब दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसको एलॉय कहते हैं। मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ब्रास, पीतल और ये ब्रॉन्ज जो हैं ये एलॉय हैं, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने इनकी मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है ये देख लिया है। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे धातु की सक्रियता या एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अभी हमने जो भी इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी, बेस केमिकल प्रॉपर्टी, वहाँ पर बार बार हम कह रहे थे कुछ मेटल एक्टिव होते हैं, कुछ कम एक्टिव होते हैं। तो ये कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, विस्थापन रिएक्शन कराई जाती है। विस्थापन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, उसको वाटर में अगर डिज़ोल्व करें, जिस कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोला जाता है हिंदी में, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बनता है ब्लू कलर का। अब इस सोल्यूशन में अगर हम कोई दूसरी धातु जैसे जिंक धातु ऐड कर दें या आयरन की कील या एक ब्लेड उसमें ऐड करें और थोड़ी देर के लिए खुला उसको ऐसे छोड़ दें, तो हम देखते हैं जो आयरन की जो भी आपने आर्टिकल उसमें ऐड किया था वो ब्राउन कलर का हो जाता है और जो सोल्यूशन का ब्लू कलर है वो लाइट ग्रीन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट था तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसने क्या किया, कॉपर को विस्थापन कर दिया। तो ये विस्थापन रिएक्शन तो हम कह सकते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है। तो जो मेटल किसी दूसरे मेटल को हटा दे उसकी जगह से,
इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो विस्थापन रिएक्शन के बेस पर हमने सीरीज़ पता की है। तो उस पर सारे एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, कुछ एलिमेंट लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव धातु है, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से आपने देखिए। गोल्ड जो है Au, ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो इस तरीके से एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो ये कैसे पता की गई है? एक मेटल के कंपाउंड की रिएक्शन दूसरे मेटल से या उसके दूसरे कंपाउंड से कराई गई, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमने ये पता किया है। और भी रिएक्शन हैं जिससे हम उनकी एक्टिविटी का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर की बात की थी, हम लोगों ने देखा था कि कुछ धातुएं हैं वो नॉर्मल वाटर से ही रिएक्शन कर ले रही थी या नॉर्मल कंडीशन में ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही थी, जबकि कुछ के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता था या हीट चाहिए, वाटर गर्म करना पड़ता था। तो जिसको हीट की ज़रूरत पड़े या कुछ स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत पड़े, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्शन नहीं कर रही हैं। तो ये एक्टिविटी ऑर्डर है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम देखते हैं कि जो मेटल ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए आप लोग, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने आयरन का कोई भी आर्टिकल या कोई कील वगैरह ऐड कर दिया, तो हम देखते थे कि जो आयरन सोल्यूशन में ये जो कॉपर है उसने क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो हैं आपने देखा होगा धीरे धीरे उनकी शाइनिंग चली जाती है। इवन जो सिल्वर है उसमें भी ब्लैक कलर आने लगता है और बाकी सभी धातुएं फेड होने लगती हैं। और सबसे कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आयरन में देखा जाता है। आयरन में ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस दिखाई देता है जिसको हम रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड एक कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट होता चला जाता है और आयरन की क्वालिटी धीरे धीरे आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है या रस्ट में बदल जाता है और आयरन वो कमज़ोर हो जाता है। इससे देश को या पूरी दुनिया को बहुत आर्थिक हानि होती है। तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट किया जाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बहुत से काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो मेटल है या आयरन की अगर स्पेशली बात करें तो उसको पेंट कर दें, क्योंकि अगर हम देखें आयरन रस्टिंग में तो उसमें भी 3 चीज़ें चाहिए होती हैं।
एक उसमें होना चाहिए तो मेटल हो जिस पे रस्टिंग होना है, दूसरा है ऑक्सीजन होना चाहिए और मॉइस्चर। जब तीनों चीज़ें होंगी तभी रस्ट लगेगी। अगर हम इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ कम कर दें तो रस्टिंग बंद हो जाएगी। रस्ट का प्रोसेस हमने कब देखा, जब हम आयरन को खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें हमें रस्ट दिखाई। जब पार वगैरह हम देखिए जो सीट होती है लोहे की, उसमें जंग लग जाती है, पुल वगैरह हैं, बहुत जगह देखा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन या मॉइस्चर को हम रोक दें आयरन के कांटेक्ट में आने पर, तो रस्टिंग बंद हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं आयरन को। आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पेंट कर दें। अगर पेंट करते हैं तो पेंट जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, और जब मिक्स नहीं होगा तो वाटर मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उससे रस्टिंग रुक जाएगी। दूसरा है ग्रीस या ऑयल। हम अगर ग्रीस या ऑयल लगाते हैं, हम जानते हैं कि ऑयल और वाटर भी मिक्स नहीं होते हैं, तो उसमें वाटर भी कांटेक्ट में नहीं आएगा। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन या अशद लेपन। जिंक धातु है उसमें रस्टिंग नहीं होती है, वो इसलिए अगर हम देखा होगा, अगर जिंक धातु अगर हम आयरन पे भी चढ़ा दें तो भी उसमें रस्टिंग नहीं होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, निकिल, क्रोमियम, टिन, इन मेटल्स को अगर चढ़ा दिया जाए तो ये रुक जाता है। तो हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी की बात की है मेटल की, अगर इन प्रॉपर्टी को हम मॉडल के रूप में वर्किंग मॉडल बना सकते हैं तो आप उनके वर्किंग मॉडल बनाइए, जिससे कि बच्चों को समझाने में आसानी हो। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।